नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में यूपी पुलिस के उस विशाल और जटिल सिस्टम को डीकोड किया जाएगा जो बाहर से तो एक सा लगता है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर को बिल्कुल एक कहानी की तरह समझेंगे। तो सीधे एजेंडा पर आते हैं। आज मुख्य रूप से 6 अहम हिस्सों पर बात होगी। पहला, वो पुरानी औपनिवेशिक नींव। दूसरा, आधुनिक अपराधों के लिए बदलते कानून। तीसरा, पुलिस पावर का पिरामिड। चौथा, कमिश्नरेट सिस्टम में आया बड़ा बदलाव। पांचवा, स्पेशल स्ट्राइक फोर्सेस। और आखिर में इस बल से जुड़े कुछ खास प्रतीक। देखा जाएगा कि कैसे इन सभी ने मिलकर इस विशाल सिस्टम को आकार दिया है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, औपनिवेशिक नींव, जिसकी जड़ें 1861 के पुलिस अधिनियम में हैं। वर्तमान को समझने के लिए उस नींव तक जाना ही होगा जो 1857 के बड़े विद्रोह के ठीक बाद रखी गई थी। अब यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये ऐतिहासिक विडंबना है। इस 160 साल पुरानी फोर्स का असली डीएनए लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि टॉप डाउन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था। इस कोड पर जरा गौर करें। प्राथमिक उद्देश्य जनसेवा नहीं था बल्कि ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और भविष्य के किसी भी विद्रोह को बेरहमी से कुचलना था। बिल्कुल यही वो मानसिकता थी जिससे इस पूरी व्यवस्था का जन्म हुआ। 1861 एक्ट की कुछ मुख्य धाराओं को अगर देखें तो सेक्शन 3 राज्य सरकार को पूरा नियंत्रण देता है। सेक्शन 4 सारी शक्तियां सीधे डीजीपी के हाथों में सौंपता है। सेक्शन 7 वरिष्ठ अधिकारियों को भर्ती और निलंबन का अधिकार देता है। और सेक्शन 29 ड्यूटी में लापरवाही होने पर बेहद सख्त सजा तय करता है। तो लबोलुबाब ये है कि इन धाराओं ने सत्ता का एक ऐसा केंद्रीकृत ढांचा खड़ा किया जिसका इकलौता मकसद पुलिस बल को पूरी तरह से शासकों के अधीन रखना था। अनुशासन का डंडा सच में बहुत सख्त था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, आधुनिक अपराधों के लिए बदलते कानून। खैर, जैसे जैसे समाज बदला, 1861 का वो पुराना कानून नाकाफी साबित होने लगा। नए तरह के खतरों से निपटने के लिए इस सिस्टम में नए कानूनों को जोड़ना एकदम अनिवार्य हो गया था। समय के साथ आए इन बदलावों की टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। 1861 के उस लाठी और डंडे वाले पुलिस एक्ट से आगे बढ़कर आज़ादी के बाद अवैध हथियारों पर रोक लगाने के लिए 1959 में आर्म्स एक्ट लाया गया। फिर 80 के दशक में ड्रग्स के भारी खतरे को देखते हुए 1985 का सख्त एनडीपीएस एक्ट लागू किया गया, जिसमें जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। और अंततः 2000 में कीबोर्ड और माउस के युग में कदम रखते हुए ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों से लड़ने के लिए आईटी एक्ट लागू किया गया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द पुलिस पावर पिरामिड, एक विशाल प्रशासनिक पदानुक्रम। जरा सोचिए, 75 जिलों और 1 लाख से ज्यादा गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने गहरे और स्तरीय प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती होगी। इस पुलिस पावर पिरामिड का प्रशासनिक ढांचा कुछ इस तरह काम करता है। रणनीतिक कमान पिरामिड के एकदम शीर्ष पर राज्य प्रमुख यानी डीजीपी के पास है। इसके बाद काम को बांटने के लिए 8 जोन में एडीजी और 18 रेंज के लिए आईजी व डीआईजी आते हैं। जिलों की कमान एसएसपी या एसपी संभालते हैं। केस की जांच करने वाले पहले अधिकारी सब इंस्पेक्टर होते हैं। और इस पूरे विशाल ढांचे का जो असली आधार है वो है कांस्टेबल। यही वो लोग हैं जो पिरामिड के इस चौड़े और मजबूत बेस पर खड़े होकर जनता के बीच सबसे पहले पहुंचते हैं। अगला हिस्सा है सेक्शन 4, द कमिश्नरेट शिफ्ट, शहरी पुलिसिंग में एक बड़ी क्रांति। आइए ब्यूरोक्रेसी में हुए उस बड़े बदलाव को समझते हैं जिसे खास तौर पर तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों में फैसला लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। सामान्य जिला प्रणाली और कमिश्नरेट सिस्टम के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। कमिश्नरेट सिस्टम पुरानी लाल फीताशाही को जड़ से खत्म करता है। सामान्य जिला प्रणाली में क्या होता है? पुलिस कप्तान को धारा 144 लगाने या लाठीचार्ज जैसे तुरंत लिए जाने वाले फैसलों के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम की अनुमति का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को ही मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी जाती हैं। इससे वे बिना डीएम की अनुमति के तुरंत मौके पर ही निर्णय ले सकते हैं। इस एडवांस प्रणाली को उत्तर प्रदेश के 7 खास शहरों में लागू किया गया है: लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। इन उच्च घनत्व वाले महानगरों को इस सिस्टम की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ की विशाल आबादी व्यापारिक गतिविधियों और जटिल अपराधों की प्रकृति को देखते हुए बेहद तेज और स्वतंत्र एक्शन की मांग होती है।
अब देखते हैं सेक्शन 5 विशेष स्ट्राइक फोर्सेस, सिविल पुलिस से परे। रोजमर्रा की कानून व्यवस्था तो सिविल पुलिस संभालती है, लेकिन जब खतरे विशेष और बहुत गंभीर हों तो खास तौर पर प्रशिक्षित स्ट्राइक यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अपराध के अलग अलग दौर ने अलग अलग बलों को जन्म दिया है। 1937 में दंगों और आंतरिक सुरक्षा के लिए PAC यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्युलरी बनी। फिर जब 90 के दशक में माफिया राज अपने चरम पर था, तब उस संगठित अपराध से निपटने के लिए 1998 में STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। इसके बाद आधुनिक आतंकी खतरों को खत्म करने के लिए 2007 में ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाया गया। हर फोर्स का अपना एक बहुत ही स्पष्ट और बेहद जरूरी काम है। और हाँ, परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ एक बहुत ही मजेदार और काम का सूत्र है, LGB निमोनिक। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के उद्देश्य से बनी महिला PAC बटालियन इन्हीं 3 जगहों पर स्थित हैं। L से लखनऊ यानी राजधानी, G से गोरखपुर यानी बाबा का शहर और B से बरेली यानी झुमका सिटी। इस कैची सूत्र से इन नामों को भूलना लगभग नामुमकिन है। आखिरी हिस्सा है सेक्शन 6 बल के प्रतीक, पहचान और विरासत। कोई भी वर्दीधारी बल केवल अपने अधिकारों से नहीं, बल्कि अपने शारीरिक मानकों और अपने सांस्कृतिक प्रतीकों से भी परिभाषित होता है। ये प्रतीक उसकी सत्ता और इतिहास दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पुलिस का आधिकारिक प्रतीक केवल शेरों या तलवारों से ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। ध्वज के गहरे लाल और गहरे नीले रंग अनुशासन और शक्ति दिखाते हैं, लेकिन प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते के साथ साथ अवध की शाही विरासत की 2 मछलियों को भी शामिल किया गया है। यह इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अतीत को गहरा सम्मान देता है। और इस पूरी फोर्स का गौरवशाली मुख्यालय लखनऊ की भव्य सिग्नेचर बिल्डिंग में स्थित है। इस विशाल संगठन का हिस्सा बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस के मानक बेहद सटीक हैं। अनुशासन और फिटनेस के लिए पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। 21 का ये अंक सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में चिन्हित करता है। ये वो भावपूर्ण तारीख है जो 1959 में लद्दाख में चीनी सेना के हमले में शहीद हुए उन 10 बहादुर पुलिस अधिकारियों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करती है। जैसे ही हम इस चर्चा के अंत में आते हैं, ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या औपनिवेशिक दमन में निहित 160 साल पुराना कानून वास्तव में 2026 के इस जटिल और साइबर कनेक्टेड समाज की सेवा कर सकता है? क्या नियंत्रण के लिए बनाई गई एक पुरानी नींव पूरी तरह से एक आधुनिक जनसेवा प्रणाली में बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से पुलिस व्यवस्था की गहराइयों को समझने में काफी मदद मिली होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।